साथियों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम राजस्थान एसआई के लिए जो हिंदी का हमारा बेंच चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। साथियों, हमने इससे पूर्व की क्लास में वर्ण के विषय में जाना। वर्ण क्या हैं, कितने प्रकार के हैं और उनकी संख्या किस रूप से कितनी है। जैसे कि आपको पता है, देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या 52 बताई गई है। अगर सामान्यतः वर्णों की संख्या पूछी जाए, कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए, मूल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो साथियों 33 है। व्यंजनों की और 11 स्वरों की मिलाकर कुल 44 जो है कुल व्यंजनों, कुल वर्णों की संख्या है। साथियों, आज हम व्यंजन वर्ण के विषय में पढ़ेंगे। हमने स्वर के बारे में संपूर्ण चीजें जानी, तो हम बात करें कि व्यंजन वर्ण क्या है। साथियों, व्यंजन और व्यंजन वर्ण में बहुत अंतर है। मैं आपसे कहूं कि यहां पर इसमें और इस वर्ण में क्या अंतर है, तो साथियों ये जानना बड़ा ही आवश्यक है कि हमारे लिए हम ये सोचते हैं ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। साथियों, आपको पता होगा व्यंजन वर्ण जो होता है, एक बात तो हमेशा पक्का याद रखें कि वह स्वराधीन होता है, स्वरानुकूल होता है, यानी स्वर के अनुकूल रहता है, स्वर के अधीन ही वह चलता है। तो स्वराधीन होता है। तो साथियों ध्यान दीजिए, ये जो प्रथम वर्ण है, इस वर्ण में जो स्वर है वह पहले से विराजमान है, पहले से इसके अंदर है। लेकिन यहाँ जो वर्ण लिखा है साथियों, हलंत युक्त वर्ण है, यह व्यंजन वर्ण है। आप इसको व्यंजन वर्ण नहीं कह सकते साथियों, क्योंकि इसमें स्वर निहित है। अतः हम इसको स्वर युक्त व्यंजन कह सकते हैं, स्वर युक्त व्यंजन वर्ण कह सकते हैं, व्यंजन वर्ण नहीं कह सकते। व्यंजन वर्ण वही होता है जिसमें हलंत रहता है। साथियों, ये बात अवश्य जानने योग्य है। अब साथियों मैं बात करूंगा कि व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं। तो हम ये जान चुके हैं पहले से ही कि जो व्यंजन होते हैं कौन से होते हैं, यानी जो हलंत युक्त वर्ण होता है वह व्यंजन होता है, यानी हलंत युक्त वर्ण व्यंजन होते हैं। उसके बाद हम बात करें कि व्यंजन वर्ण जो हैं साथियों, बाधा सहित उच्चारण होता है इनका जब उच्चारण होता है साथियों तो एक बाधा लगती है, उसमें स्वर रहित तो रहते हैं ये वर्ण, इसलिए इनमें बाधा होना अवश्य है। जैसे आप इसका उच्चारण करें तो इसका उच्चारण क के रूप में रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें अ का योग करते हैं तो ये पूर्ण रूप से उच्चारित होगा, जैसे कि क। साथियों, उसके बाद में हम बात करें कि जो हमारे कुल व्यंजन हैं, कुल व्यंजनों की संख्या है वह 33 है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। साथियों, ये बात क्वेश्चन पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन कैसे, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हमसे पूछा जाता है कि कुल, अब इतना कुल पढ़ते ही हमारे समझ में आता है कि कुल वर्ण क्या है। अब बीच का मध्य का जो भाग है वो नहीं पढ़ पाते हम। ये बात पूर्णतः ध्यान रखना कि कुल व्यंजन अगर पूछा जाए तो 33 है और कुल वर्ण कितने हैं तो 44 हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम बात करें कि कुल व्यंजन जो हैं वे 33 हैं, लेकिन यहाँ वे 33 जो व्यंजन है उनको डिवाइड कैसे किया गया है तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहली बात हमसे पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन कौन से होते हैं और वे संख्या में कितने हैं। साथियों, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजनों की संख्या जो होती है 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। और कहां से कहां तक होते हैं? कै से लेकर के मैं तक होते हैं। ये कै से लेकर के मैं तक जो वर्ण होते हैं इनको हम स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन के नाम से जानते हैं। साथियों, एक बात और ध्यान दें कि यहाँ हम चर्चा करते हैं कि ये स्पर्श व्यंजन क्यों नाम पड़ा। तो साथियों, आपको पता है
कि हमारे पास जो व्यंजन रहते हैं वे किस रूप में रहते हैं, इस विषय में हम साथियों जो स्पर्श व्यंजन है साथियों वो किस प्रकार से, जैसे आपको पता है कि ये जो एक कैसे लेकर के मैं तक का जो एक वर्ग होता है जिसको हम अलग अलग रूप से जानते हैं उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ ये जो व्यंजन है जिनको हम स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं, इसके अलावा इनको हम वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं, इसके अलावा इनको हम उदित व्यंजन कह सकते हैं। और ये किस प्रकार से रहेंगे देखिए, यहाँ इस प्रकार से रहेंगे। ये इस कैसे लेकर के मैं तक, यहाँ तक जो वर्ण है इनकी संख्या 25 है। अब आपको पता होगा कि इनको हम स्पर्श व्यंजन क्यों कह सकते हैं। फिर हम बात करें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, तो साथियों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ण है जब उसका उच्चारण होता है तो वह उच्चारण जो रहता है वह जिह्वा के मुख के अंदर के जो आंतरिक घटक हैं, अवयव हैं, उनको स्पर्श करते हुए जिह्वा उनका उच्चारण करती है। यानी जिह्वा जो हमारे मुख के आंतरिक अवयव होते हैं, घटक होते हैं, खंड होते हैं, उनको जिह्वा क्या करती है साथियों, स्पर्श करती है और ध्वनि उच्चारित करती है। जिह्वा इसमें सहायक है साथियों उच्चारित करने में वर्णों को। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आप जब क का उच्चारण करते हैं ख ग घ ग, साथियों ये क ख घ घ अंग, आप जब इस लाइन का उच्चारण करते हैं जिह्वा हमारे मुख के जो नीचे का भाग जो है साथियों मूल भाग है उसी में रहती है और ध्वनि सीधे कंठ से रहती है, अर्थात जिह्वा मूल भाग को स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण करती है। साथियों ये ध्वनि है इसकी, ये ंग है। कौन सी ध्वनि है साथियों, ंग। उसके बाद में च का उच्चारण करेंगे साथियों, जिह्वा मूल भाग से थोड़ा ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, यानी जिह्वा तालु भाग की ओर स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ च छ छ ज झ ये, यानी इसमें जो जिह्वा है वह तालु भाग की ओर स्पर्श करती है। आप इसका उच्चारण करेंगे साथियों तो ट ठ ड ढ ण, यानी जिह्वा मूर्धन्य भाग को स्पर्श करती है। हमारे मुखमंडल में जो ऊपर वाले जो दांत हैं उसके आंतरिक साइड में एक नाड़ियों का इस प्रकार से गुच्छा है, नाड़ियों का एक यूं कैसके कि घुमावदार एक गुच्छा है, जिह्वा जो है इस भाग को टच करती है और ये मुखमंडल में जो है ऊपरी दांतों के आंतरिक स्वरूप में आंतरिक रूप में है साथियों। और जिह्वा इस भाग को जब स्पर्श करती है तो इस ध्वनि का उच्चारण होता है ट ठ ड ढ ण। और इस भाग को मूर्धा कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है, मूर्धा। और मूर्धा का मतलब होता है कठोर नुमा भाग या कठोर भाग, कठोर नुमा भाग या कठोर भाग। अतः यहाँ जिह्वा जो है मूर्धन्य भाग को स्पर्श करती है। आप इस तय की लाइन का उच्चारण करेंगे तब जिह्वा ऊपर वाले दांतों को अंदर वाली साइड से टच करती है, स्पर्श करती है, जैसे कि त थ द ह न। आप जब इस प वाली लाइन का उच्चारण करते हैं तो साथियों दोनों होंठ आपस में स्पर्श करते हैं। जब इनको स्पर्श करने से ये ध्वनि जो है उच्चारित होती है, जैसे प फ ब ह
और म। इस प्रकार से ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं कि जीवा है मुख के आंतरिक भागों को स्पर्श करती हुई इनका उच्चारण करती है। इसके बाद में हम बात करें कि इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है साथियों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है वो देखते हैं। साथ ही इनको जो वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कि कै वर्ग, यानी एक कै जो होता है ये अपने वर्ग का एक समूह बनाता है। जैसे च का है तो च से च वर्ग बन जाता है, और ट है तो ट से ट वर्ग बन गया। उसी प्रकार त से त वर्ग बन गया, उसी प्रकार प से प वर्ग बन गया। यहाँ वर्ग जो है साथियों उसका मीन्स जो होता है वह समूह होता है। वर्ग का मतलब क्या है, समूह। अब कै वर्ग का मतलब है कि कै के अंतर्गत आने वाले वे पांचों के पांचों वर्ण जो कि कै के अंतर्गत रहते हैं। उसके बाद हम बात करें चै वर्ग, तो चै वर्ग का मतलब यही है कि चै के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं, चै के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वे चै वर्ग के समूह में रहते हैं। उसके बाद में हम बात करें टै वर्ग, तो टै वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं साथियों उसमें जो वर्ण रहते हैं वे सभी टै वर्ग में रहते हैं। उसके बाद में हम बात करें तै वर्ग, तो तै वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ण रहेंगे वे सभी के सभी इसी तै वर्ग में रहेंगे। जैसे थ, द, ध और न। उसके बाद में हम बात करें कि भाई यहाँ जो पै वर्ग है तो पै वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण रहते हैं जैसे प, प, ह और म। अब यहाँ एक वर्ग बनता है, इसलिए वर्ग बनने के कारण इनको तै वर्ग चै वर्ग के रूप में। अब आपसे क्वेश्चन जो इसमें पड़ेगा वो इस प्रकार पड़ेगा कि कै वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, चै वर्ग का तीसरा कौन सा है, या टै जो है या ठ जो है वह किस वर्ग का वर्ण है। तो इस विषय में ये क्वेश्चन रहता है, अतः इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करें इन्हीं को उदित व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए उदित का मतलब होता है कि जिह्वा के टकराने से उत्पन्न जो ध्वनि होती है वह उदित कहलाती है। यानी जिह्वा हमारे मुखमंडल के अवयवों को जब टकराती है या उनको स्पर्श करती है, उस स्पर्श करने से जो उच्चारित जो ध्वनि है, टकराने से जो उच्चारित ध्वनि है वह क्या कहलाती है, उदित कहलाती है। साथियों इस प्रकार हम जो कै से लेकर के मैं तक 25 वर्ण होते हैं इनको हम स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन इत्यादि नाम से जानते हैं। साथियों अब बात करेंगे कि कुल व्यंजन जो हमने जाने कि भी कुल व्यंजन जो है वे कितने हैं, 25। कुल व्यंजन 33 हैं। और के बाद हम बात करेंगे कि यहाँ स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन कितने हैं, 25। और अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन, साथियों इसमें भी क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है साथियों वह 4 है। और कौन कौन से हैं, ये, रे, ले और व। ये 4 जो होते हैं इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। साथ ही क्वेश्चन आता है कि अंतस्थ व्यंजनों का क्रम क्या है या अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है। तो अंतस्थ वर्णों का जो क्रम होता है वह इस रूप में रहेगा, य, र, ल, व। लेकिन एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पर जो स्वर के आधार पर इनका क्रम रहता है कि स्वर के आधार पर क्या क्रम है, क्योंकि ये जो वर्ण होते हैं साथ ही स्वर से बने हैं,
इनका स्वर के आधार पर क्या क्रम रहेगा, तो ये बात भी जानने वाली है साथियों। स्वर के आधार पर इनका क्रम जो होता है साथियों, य, व, र और ल, इस प्रकार ये स्वर के आधार पर इनका क्रम रहता है। अब हम बात करें कि अर्ध स्वर कौन से हैं, यानी अंतस्थ वर्णों में जो 4 होते हैं उनमें से अर्ध स्वर कितने हैं। तो ध्यान दीजिए, अर्ध स्वर इसमें 2 हैं, एक तो ये आ जाएगा और एक व, ये 2 हैं, ये अर्ध स्वर हैं। अब हम बात करें कि अर्ध स्वर ये कैसे हैं, किस प्रकार से। साथियों ध्यान दीजिए, ई से य का निर्माण होता है, व उ से व का निर्माण होता है। ये भी कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए कि जो ई है इसके बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाए, यानी इससे संबंधित स्वर ना हो, तो ध्यान दीजिए जो ई है उसका यह बन जाता है। जैसा कि हमने संधि के अंदर हमारे रहता है, जैसे शब्द आता है प्रतिधन एक, तो यहाँ शब्द निर्माण होकर क्या बनता है, प्रत्येक बनता है, यानी ई का क्या बनता है, यह बनता है। ये बात ध्यान दीजिए। उसके बाद में हम बात करें कि ऊ का वह कैसे बनता है, तो वही बात है साथियों कि ऊ के बाद में यदि असमान स्वर आ जाए तो जो ऊ है उसका वह बनता है, और ये वह कैसा बनेगा, आधा। जैसे आप जानते हैं सुधन आगत होता है, सुधन आगत, तो ध्यान दीजिए यहाँ से आधा रहेगा, ऊ का बनेगा वह, और पूरा होकर के शब्द निर्माण क्या होगा, स्वागत के रूप में होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि ये और व ये अर्ध स्वर हैं। अब ये स्वर से बने इसलिए नाम पड़ा स्वर, और क्योंकि ये आधे बने हैं इसलिए इनका नाम रहा अर्ध, यानी इनको पारिभाषिक शब्दावली में अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें कि ये जो अंतस्थ किसे कहते हैं। अब बात आती है कि अंतस्थ किसे कहते हैं, तो अंतस्थ ध्यान दीजिए कि अंतस्थ किसे कहते हैं, यानी अंतस्थ कहते हैं स्वर और व्यंजन का जो मध्य भाग होता है, स्वर और व्यंजन का मध्य भाग, स्वर और व्यंजन का मध्य भाग अंतस्थ कहलाता है। स्वर और व्यंजन का मध्य भाग जो होता है अंतस्थ कहलाता है साथियों, क्योंकि अंतस्थ जो होते हैं स्वर के योग से व्यंजन का निर्माण करते हैं। अतः स्वरों के योग से व्यंजन का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी माना जाता है, यानी मध्य भाग के रूप में से जाना जाता है। अब हम बात करें कि यहाँ स्वर और व्यंजन का जो मध्य भाग है वह अंतस्थ कहलाता है। तो अंतस्थ वर्ण जो है उनकी संख्या कितनी है, जो हम पहले जान चुके हैं कि अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है, यानी अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है साथियों, 4 है। और उसमें से अर्ध स्वर कितने हैं ये हम बात जान चुके हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब हम बात करें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर और व्यंजन के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिए स्वर और व्यंजन के मध्य भाग को अंतस्थ कहते हैं। स्वर और व्यंजन के मध्य भाग को अंतस्थ कहते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि उसमें व्यंजन, देखिए उसमें व्यंजन कितने होते हैं, तो उसमें व्यंजन 4 होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं साथियों, श, ख, से, व, है। ध्यान दीजिए जिनको हम एक ही ध्वनि में उच्चारित करते हैं, लेकिन वास्तविकता में इनका उच्चारण जो है वह अलग अलग रूप में रहता है। हमारा मुखमंडल,
हमारे जीव का आंतरिक स्वरूप है वह भी अलग अलग रूपों में अलग अलग घटकों को स्पर्श करता है। तो ये जो है ये हमारे ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। देखिए ऊष्मीय व्यंजनों, अब ऊष्मीय व्यंजन क्यों नाम पड़ा साथियों? तो ऊष्मीय व्यंजन का मतलब ये होता है जब आप उच्चारण करते हैं तो इनमें वायु का वेग या बल जो होता है साथियों अधिक रहता है, अतः इसका नाम ऊष्मीय व्यंजन पड़ा। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि किन वर्णों में, किन व्यंजन वर्णों में वायु का बलाघात अधिक रहता है, एक बात। दूसरी बात, किन व्यंजन वर्णों में वायु का वेग या दाब अधिक रहता है? तो ध्यान दीजिए ऊष्मीय व्यंजनों में वायु का वेग या दाब जो रहता है वह अधिक रहता है साथियों। उसके बाद में हम बात करें इसके अलावा हमारे कुछ और व्यंजन आते हैं जिनको हम नासिक्य व्यंजन या संयुक्त व्यंजन के रूप में जानते हैं। साथियों नासिक्य व्यंजन क्यों नाम पड़ा, ये कैसे है? तो साथियों ये वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करने में नासिका की सहायता लेनी पड़ती है, यानी नासिका के योग से ही इनका उच्चारण होता है। तो वो किस प्रकार है साथी? देखिए ये नासिक्य व्यंजन है, इनकी संख्या 5 है और ये प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है साथियों। जैसे ग, उसके बाद में य, उसके बाद में ण, उसके बाद न और फिर हम बात करें म। ये 5 जो हैं ये नासिक्य व्यंजन है और ये प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होते हैं। और ये पांचों जो नासिक्य वर्ण है इनको हम अनुस्वार के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, अर्थात अनुस्वार के रूप में भी इनका प्रयोग रहता है। अब हम बात करें संयुक्त व्यंजनों की, तो संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वे किस रूप में होते हैं? ध्यान दीजिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है साथियों? 4 है। और वह किस रूप में है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है वह 4 है साथियों। तो ये बात ध्यान रखनी है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिए 4 है। और ये 4 कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिए ये 4 हैं, क्षय, त्रय, ये और श्रेय। क्षय, त्रय, ये और श्रेय। क्षय जो बनता है आदित्य प्लस क्षय मूर्धन्य से और ए से बनता है। त्रय जो बनता है आदित्य रे धन मूर्धन्य से, मूर्धन्य रे और ए से बनता है। और यह जो बनता है आदित्य ये प्लस ए से बनता है। और श्रेय जो बनता है से आधा रे भी आधा और ए, अर्थात हम कह सकते हैं ये वर्ण 3 वर्णों के योग से बनता है। यानी संयुक्त व्यंजन जो 4 होते हैं ये कौन कौन से हैं? क्षय, त्रय, ज्ञ और त्रय। इस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये 3 वर्णों के योग से बनते हैं। साथियों इसमें सामान्य क्वेश्चन जो रहता है वह कैसे रह सकता है, तो हम थोड़ा उसके विषय में चर्चा करेंगे कि ये जो 3 के योग से रहता है, हमारे वर्ण जो रहते हैं संयुक्त व्यंजन, इनका कैसे रहेगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा। जैसे आपसे कह दे साथियों कि ज्ञान शब्द में कुल कितने वर्ण हैं, तो एक बात पक्का याद रखें कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं ये 3 वर्णों के योग से बनते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि इस ज्ञान के ज्ञा शब्द में 3 वर्ण इसमें है और न के अंदर 2 वर्ण इसमें है, अर्थात ये कुल कितने वर्णों के योग से बने हैं? 5 वर्ण हैं। ज्ञान शब्द में
5 वर्ण है। जैसे कि आपको पता है अक्षर शब्द अगर पूछा जाए कि अक्षर शब्द में कुल कितने वर्ण हैं, तो आपको पता है 3 इसमें, 2 इसमें और ए जो है ये अपने आप में खुद एक स्वर के रूप में है। अतः अक्षर शब्द जो होता है कुल 6 वर्णों के योग से बनता है, अर्थात इसमें कुल 6 वर्ण रहते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि जो संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या जो है वह कितनी है साथियों? 4 है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि युग्मक व्यंजन कितने होते हैं, युग्मक व्यंजन कौन से होते हैं या व्यंजन गुच्छ कौन से होते हैं, युग्मक व्यंजन या व्यंजन गुच्छ कौन से होते हैं? तो साथियों जो 2 अलग अलग वर्णों के योग से बनते हैं, जिसका पूर्व वर्ण आधा होता है, वे युग्मक कहलाते हैं। जैसे कि अव्यय शब्द के अंदर इस प्रकार जो वय आता है, जैसे कि आपको पता है अन्य शब्द में न ये आधा आता है, अल्प शब्द में ल और प आधा आता है। उसी प्रकार हम बात करें कि विद्या शब्द में द और ये आधा आता है। उसी प्रकार हम बात करें जैसे कि व्यंजन गुच्छ के रूप में, चूंकि युग्मक व्यंजन और व्यंजन गुच्छ दोनों एक ही बात है। इसके अलावा बुद्धि शब्द है, तो बुद्धि के अंदर द और ध के रूप में रहता है। जैसे कि चिन्ह के रूप में साथियों है के पैर में न का योग रहता है। ब्रह्म शब्द में है के पैर में मैं का योग रहता है। ये कौन से वर्ण कहलाते हैं साथियों? युग्मक व्यंजन, या इनको हम क्या कह सकते हैं? व्यंजन गुच्छ कह सकते हैं। युग्मक व्यंजन या व्यंजन गुच्छ कौन से होंगे साथियों? जिसमें पूर्व वर्ण आधा होगा और दूसरा वर्ण पूरा होगा, यानी उसमें स्वर होगा। तो ये वर्ण जो होते हैं ये व्यंजन गुच्छ या युग्मक व्यंजन कहलाते हैं। साथियों आगे की क्लास में हम स्वर व व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि स्वर व व्यंजन का वर्गीकरण कैसे रहता है। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।